सेल ऑफ गुड्स, तो इससे रिलेटेड क्या है जो हम लोग कर, ध्यान रखना जो डेफिनेशंस हैं वो आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो सारा किया है, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, है ना, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चीजें। गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हेलो मेरे प्यारे CSEET स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन एंड वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी आप लोगों की अच्छे से हो गई होगी। तो चलिए अब फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इसी से ही मिलेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और सोगा से, है ना। तो एक बार फटाफट से करते हैं, और इसमें भी मैंने कोशिश करी है कि सारे हर एक प्रोविजन से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर के चलें ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय। तो भाई लॉ रिलेटिंग सेल ऑफ गुड्स, तो इससे रिलेटेड क्या है जो हम लोग कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ऑप्शन विल बी सी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। A contract of sale of goods is defined under section the sale of goods act 1930। तो ऑप्शन है सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज होगा। कैसे कंफ्यूज होगा? बच्चे को यहां पर लगेगा कि सर सारी की सारी डेफिनेशंस तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है तो सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई हैं, इसमें भी सेक्शन 2 में दी जाएगी। लेकिन नहीं बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो डिफाइंड है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 4 में। ऑप्शन विल बी सी। तो ये चीज ध्यान रखना, जो डेफिनेशंस है वो आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो सारी की सारी सेक्शन 2 में, लेकिन जो यहां पर है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वो सेक्शन 4 में डिफाइन है, वो सेक्शन 4 में डिफाइन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर टू। तो बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है, यानी कि जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तब तक सेल कभी भी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। सेल का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ownership, possession only, risk only, use of goods। so option will be A। next देखते हैं, in a contract of sale the person who sells the goods is called। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, तो सब बच्चों को पता होगा। ऑप्शन विल बी बी, सेलर, है ना। ऑप्शन विल बी बी, सेलर। नेक्स्ट है, गुड्स आर डिफाइंड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज। तो बेटा गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो यानी गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया गया, एक्शनेबल क्लेम और मनी को एक्सक्लूड किया गया। फिर इंक्लूड किया है शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, है ना, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चीजें ऑप्शन में। तो गुड्स आर डिफाइंड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, मनी। इन तीनों को हटा दिया जाता है, केवल मूवेबल प्रॉपर्टी को लिया जाता है। तो आंसर विल बी ए, मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, है ना। आगे देखते हैं, अ सेल टेक्स प्लेस व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। बिल्कुल सही है, और भी देख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको सारे देखने हैं ना, ऑप्शन सारे देखने हैं। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर, पोजीशन इज ट्रांसफर्ड, प्राइस इज अनपेड। प्राइस मिल रहा हो ना मिल रहा हो, पोजीशन जा रहा हो ना जा रहा हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओनरशिप का ट्रांसफर होना। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तभी उसको फिर सेल माना जाएगा। तो ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन विल बी ए, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। ओनरशिप का इमीडिएटली ट्रांसफर होना जरूरी है, तभी सेल मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन। तो बेटा एग्रीमेंट टू सेल कब सेल में कन्वर्ट होगी? एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कब होगा? एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? अभी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं सेल करने के लिए, यानी फ्यूचर में सेल होगा, है ना। तो देखते हैं, जब प्राइस फिक्स्ड होगा, कंडीशंस आर फुलफिल्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड, बायर एक्सेप्ट गुड्स। तो बेटा एग्रीमेंट टू सेल में
कुछ कंडीशंस होती हैं, जब वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब जाकर के एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन है आपका बी, कंडीशंस आर फुलफिल्ड। हाँ, आगे देखते हैं। एन एग्रीमेंट टू सेल इज, तो एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्जीक्यूटेड होता है, नहीं होता है, वॉइड होता है, नहीं होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी होता है। एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अभी सेल नहीं हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी केवल और केवल एग्रीमेंट हुआ है, एग्जीक्यूशन बाकी है, एग्जीक्यूशन बाकी है, तो इस वजह से इसको बोला जाएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट टू सेल होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स आर गुड्स विच, तो एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं? आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, नहीं, ये तो फ्यूचर गुड्स के बारे में है। आर ऑलरेडी ओन्ड और परचेस्ड बाय सेलर, तो मेरे ख्याल से तो यही ऑप्शन ठीक लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। डिपेंड ऑन अ फ्यूचर इवेंट, नहीं। आर कॉन्टीजेंट गुड्स, नहीं, तो ऑप्शन विल बी एग्जिस्टिंग गुड्स, जो गुड्स मौजूद हैं, जो गुड्स मौजूद है, मौजूद का मतलब अभी सेलर के पोजीशन में, तो ऑप्शन विल बी बी, आर ऑलरेडी ओन्ड और परचेस्ड बाय सेलर। आगे देखते हैं। फ्यूचर गुड्स आर गुड्स विच, तो फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं बेटा? फ्यूचर गुड्स जो गुड्स अभी नहीं है, जो गुड्स फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई फार्मर है, ठीक है, उसने अपनी उसने खेती के लिए जो नेक्स्ट ईयर वो उसके यहाँ उसके फार्म्स में जो खेती होगी, जो फल आएंगे, जो फ्रूट्स आएंगे, अगले साल आएंगे, लेकिन उसका वो एग्रीमेंट अभी से कर रहा है, तो ये क्या हुआ? फ्यूचर गुड्स। जो गुड्स अभी मौजूद नहीं है, जो गुड्स फ्यूचर में आएंगे, उसको बोला जाता है फ्यूचर गुड्स। तो देख लेते हैं फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिल्कुल नहीं। आर येट टू बी मैन्युफैक्चर और एक्वायर्ड, डिपेंड ऑन अ फ्यूचर इवेंट, आर कॉन्टीजेंट गुड्स। तो देखो कॉन्टीजेंट गुड्स भी फ्यूचर गुड्स का ही पार्ट होता है, लेकिन ये अलग है, कॉन्टीजेंट गुड्स अलग है, फ्यूचर गुड्स अलग है। तो यहां पर फ्यूचर गुड्स के बारे में पूछ रहा है, तो फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या हुआ? जो अभी मैन्युफैक्चर्ड होना बाकी है या जो एक्वायर्ड होना बाकी है, जो अभी सेलर के पास में है ही नहीं। जब सेलर के पास में आएंगे तब जाकर के वो बायर को, यानी कि सब्सिक्वेंट बायर को ट्रांसफर कर पाएगा। आगे देखते हैं। कॉन्टीजेंट गुड्स, तो कॉन्टीजेंट गुड्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्टीजेंट का मतलब फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, तो ये तो एग्जिस्टिंग गुड्स हुआ। बेस्ड ऑन एन अनसर्टेन इवेंट, है ना, तो बेस्ड ऑन अ अनसर्टेन इवेंट, तो ऑप्शन विल बी बी, बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट। आगे देखते हैं। प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस क्या होता है? प्राइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कंसीडरेशन हम लोग ने पढ़ी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी कंसीडरेशन हम लोग ने पढ़ी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसीडरेशन का मतलब था समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमको कुछ भी मिल रहा है उसको बोला जाएगा कंसीडरेशन, समथिंग वर्ड यूज हुआ था। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंसीडरेशन के मामले में केवल और केवल पैसे को इंक्लूड करता है। तो जिन गुड्स को हम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें प्राइस का होना जरूरी है, पैसे का होना जरूरी है। बगैर पैसे के सेल कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं प्राइस क्या होगा। मनी कंसीडरेशन, बार्टर, गिफ्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो ऑप्शन विल बी ए, मनी कंसीडरेशन, है ना। आगे देखते हैं। प्राइस में बी फिक्स्ड बाय, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस कैसे फिक्स होता है, कैसे फिक्स किया जाता है प्राइस? तो प्राइस को बेटा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, जो आपके और बायर के बीच में प्रीवियस डीलिंग्स हुई हैं उनसे भी प्राइस फिक्स किया जा सकता है, और ये कोई वैल्यूअर, कोई थर्ड पार्टी हो वो भी प्राइस को फिक्स कर सकती है। तो एक बार देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। अब प्राइस में भी फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोर्स ऑफ डीलिंग, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी, तो तीनों ही ठीक है। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन विल बी डी। आगे देखते हैं। अ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन एंड वारंटी पढ़ा है ना। कंडीशन का मतलब क्या होता है? मेन पर्पस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी का मतलब क्या होता है? वारंटी होती है सबऑर्डिनेट टू कंडीशन, सबऑर्डिनेट टू कंडीशन, यानी कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो मेन पर्पस है उसके सपोर्ट में, उसके कोलेट्रल में जो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको बोला जाता है वारंटी। तो एक बार कंडीशन के लिए देखते हैं। अ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पस, नहीं, इसको तो वारंटी बोलेंगे। एसेंशियल टू मेन पर्पस, हाँ यही सही लग रहा है।
ऑप्शनल टर्म, अनइंफोर्सिबल टर्म, तो आंसर विल बी बी। एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का जो मेन पर्पस होता है। वारंटी क्या होता है? वारंटी अभी मैंने आपको बताया, एसेंशियल टर्म, मेन कंडीशन, कोलैटरल स्टिपुलेशन, इलीगल टर्म, तो ऑप्शन विल बी सी, कोलैटरल, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आप पढ़ो तब फटाफट से, तब तक मैं पानी पी लूं। ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स राइज टू, तो बेटा ब्रीच ऑफ कंडीशन कब होगी? अच्छा सॉरी, ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स राइजेस टू, यानी कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई तो फिर उस केस में क्या होगा भाई? ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी अगर होती है, तो अगर कंडीशन का वायलेशन होता है तो बायर के पास में राइट होता है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और साथ में अपने पैसे की भी डिमांड कर सकता है। अगर कोई नुकसान हुआ है तो कॉम्पनसेशन भी ले सकता है। लेकिन अगर वारंटी का वायलेशन हुआ है तो फिर बायर क्या कर सकता है? वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते, गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ केवल और केवल कॉम्पनसेशन के लिए जाया जा सकता है। तो देखते हैं एक बार। यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन के लिए पूछ रहा है, तो क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली, देखो ओनली लिखा हुआ है, अगर ओनली ना लिखा होता तो भाई ये भी कर सकते थे। राइट टू रिजेक्ट गुड्स कर सकते हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन नहीं, आंसर विल बी राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट होता है। आगे देखते हैं। ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स राइज टू, तो बेटा ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, राइट टू रिजेक्ट गुड्स होता है? नहीं होता है। क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली लिखा तो ये ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे भी। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, तो आंसर विल बी केवल और केवल कॉम्पनसेशन के लिए जाया जा सकता है। आगे देखते हैं। इंप्लाइड कंडीशंस एज टू टाइटल मीन्स, तो इंप्लाइड कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि बहुत सारी इंप्लाइड कंडीशंस होती हैं। तो इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या होता है? इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब होता है सेलर के पास में हमेशा राइट होगा कि वो गुड्स को सेल कर सकता है। भाई अगर आपके पास में ओनरशिप है, आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी पे, तो आप गुड्स के साथ चाहे जैसा करो, तो सेलर के पास में हमेशा राइट होना चाहिए गुड्स को बेचने का, और ये राइट उसके पास में तभी होगा जब उसकी ओनरशिप में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। इंप्लाइड कंडीशंस, सेलर हैज अ राइट टू सेल गुड्स, ठीक है। गुड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, कोई मतलब नहीं इसका। गुड्स आर फिट फॉर पर्पस, नहीं। गुड्स आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, तो नहीं, आंसर विल बी ए। सेलर के पास में हमेशा राइट होता है गुड्स को सेल करने का। आगे देखते हैं। इंप्लाइड वारंटी ऑफ अ क्वाइट पोजीशन, भाई अगर बायर गुड्स को खरीद रहा है तो फिर उसके पास में ये राइट तो है कि वो गुड्स का पोजीशन जल्द से जल्द एंजॉय कर पाए। बायर के पोजीशन पर किसी भी तरीके का कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं। हाँ, तो गुड्स आर डिफेक्ट फ्री, नहीं, पोजीशन से इसका मतलब नहीं है। बायर विल एंजॉय पोजीशन विदाउट डिस्टर्बेंस, तो आंसर तो यही ठीक लग रहा है, लेकिन तो भी देख लेते हैं। गुड्स आर इंश्योर्ड, गुड्स आर ड्यूरेबल, तो नहीं। इंप्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन का मतलब है बायर विल एंजॉय पोजीशन विदाउट डिस्टर्बेंस। अगर गुड्स खरीदे तो वो एंजॉय भी तो करेगा, है ना। देख लेते हैं एक बार। कैवेट एम्प्टर, कैवेट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बिवेयर, बायर को हमेशा अवेयर होना चाहिए। बायर अगर कोई भी नेग्लिजेंस दिखाता है, कोई भी लापरवाही करता है गुड्स को खरीदते समय, तो वहां पर सेलर की गलती नहीं मानी जाएगी। क्यों? सेलर अपने गुड्स के डिफेक्ट खुद से नहीं बताएगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक हिडन डिफेक्ट ना हो, लेटेंट डिफेक्ट ना हो, है ना। अगर डिफेक्ट ऐसे हैं जो सामने से दिखाई पड़ सकते हैं, एक नॉर्मल इंस्पेक्शन से दिखाई पड़ सकते हैं, और बायर उसके बावजूद गुड्स को खरीदता है, तो ये बायर की नेग्लिजेंस मानी जाती है। वहां पर गलती बायर की होगी, उसके लिए सेलर को लायबल नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से बोला जाता है कैवेट एम्प्टर में कि बायर को हमेशा अवेयर होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं। सेलर बिवेयर, बायर बिवेयर, बोथ बिवेयर, नो वन बिवेयर, किसी को सावधानी होना चाहिए? नहीं, ऑप्शन विल बी बी, बायर बिवेयर। ठीक है, अगर दोनों सावधानी नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो, तो द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाइज व्हेन, तो कैवेट एम्प्टर कब अप्लाई होगी देख लेते हैं भाई। सेलर कंसील्स डिफेक्ट, अच्छा,
बायर रिलाइज ऑन हिज ओन जजमेंट, बिल्कुल यहां पर बायर अगर अपने जजमेंट पे भरोसा कर रहा है, बायर सेलर की स्किल, सेलर की नॉलेज के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, बायर खुद से अगर जजमेंट कर रहा है, तो वहां पर भाई बायर को खुद सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। गुड्स आर डिफेक्टिव, गुड्स आर ब्रांडेड, नहीं, बायर रिलाइज ऑन हिज ओन जजमेंट, तो ऑप्शन होगा बी। बायर खुद का दिमाग लगा रहा है, बायर खुद से डिसाइड कर रहा है कि हमें कौन से गुड्स खरीदने हैं, कैसे गुड्स खरीदने हैं, तो फिर वहां पर सेलर की गलती नहीं मानी जाती। हाँ 22 देखते हैं। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद, तो रिस्क बेटा कैसे पास होता है? रिस्क हमेशा ओनरशिप से पास होता है। ओनरशिप और रिस्क ये दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है वैसे ही रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। रिस्क ट्रांसफर होने का मतलब अगर कल को गुड्स में कोई भी नुकसान हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ओनर की होगी, रिस्क हमेशा ओनर का होगा। तो देखते हैं, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द डिलीवरी, पेमेंट, ओनरशिप, एक्सेप्टेंस, तो ऑप्शन विल बी सी, ओनरशिप। आगे देखते हैं, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर कभी भी पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ओनरशिप, है ना। तो ओनरशिप किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनरशिप का पास होना, इंटेंशन ऑफ पार्टीज, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ गुड्स, पोजीशन। डिलीवरी, पेमेंट, पोजीशन, इन सब चीजों से मतलब नहीं होता है। ओनरशिप अलग होती है, पेमेंट अलग होती है, डिलीवरी अलग होती है। मेन डिपेंड करता है पार्टीज की इंटेंशन के ऊपर। ऑप्शन विल बी ए। आगे देखते हैं, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, एक बार फटाफट से बताओ। जो चीज आपके पास में है ही नहीं, क्या आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो? अगर आपके पास में ओनरशिप नहीं है तो क्या आप सब्सिक्वेंट बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो? ठीक है, यही बताता है नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, बायर हैज नो राइट, नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव, सेलर ऑलवेज हैज अ गुड टाइटल, ओनरशिप ऑलवेज पासेस। तो जैसा कि मैंने बताया, जो चीज आपके पास में है ही नहीं आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन विल बी बी। और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे कि जहां पर अगर आपके पास में ओनरशिप नहीं भी है तो भी आप गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजेंसी हम लोग ने पढ़ा, एजेंट पढ़ा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, बायर के पास पोजीशन है, सेलर के पास में पोजीशन है, पॉनी है, ठीक है, और कुछ पर्सन जिनको लॉ ने ऑथराइज किया, जैसे ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये लोग। तो कुछ ये एक एक्सेप्शन है, जो लोग ओनरशिप ना होते हुए भी गुड्स को ट्रांसफर करते हैं तो ओनरशिप वैलिड ट्रांसफर मानी जाएगी। आगे देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन्वॉल्व, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में परफॉर्मेंस कब मानी जाएगी? क्या क्या चीजें परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व रहती हैं? डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस, पासिंग ऑफ रिस्क ओनली, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ओनली, रजिस्ट्रेशन। तो बेटा यहां पर परफॉर्मेंस होती है मेन डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी होना, और बायर क्या करेगा? गुड्स के बदले में पैसे देगा। तो यहां पर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस विल बी बेस्ट आंसर, ऑप्शन इज ए। डिलीवरी ऑफ गुड्स में भी, तो गुड्स की जो डिलीवरी होती है वो एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव या ऑल ऑफ द अबव? फटाफट से बताओ, ऑप्शन विल बी डी। इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट से करना पड़ता है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ते दिमाग में क्लिक किया कि हाँ यार हमने ये प्रोविजन पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर ये बेस्ड है। तो डिलीवरी तीन तरीके की होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक, ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड गुड्स, ठीक है, व्हेन ही, तो यहां पर कब ये अज्यूम किया जाएगा, कब ये मान लिया जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं, व्हेन ही रिजेक्ट द गुड्स, इंटीमेट्स एक्सेप्टेंस, रिटेन गुड्स बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, और रिटर्न गुड्स। बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड गुड्स, तो बेटा देखो अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज होगा इन दो ऑप्शन के ऊपर, बी और सी वाले ऑप्शन के ऊपर जो है ना वो कंफ्यूज होगा, क्योंकि बी वाला ऑप्शन ये बोल रहा है इंटीमेट एक्सेप्टेंस,
भाई अगर उसने बायर ने सेलर को बता दिया है कि हम गुड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है रिटेन गुड्स बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम निकल चुका है, उसके बावजूद वो गुड्स को रिटेन कर रहा है, तो ये भी आंसर सही लग रहा है। यहाँ पर भी माना जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो इसका आंसर यहाँ क्या लिखा हुआ है, डीम्ड। डीम्ड का मतलब अज्यूम, ठीक है, यानी यहाँ पर कब एज्यूम किया जाएगा, कब ये मान लिया जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट किया है। भाई अगर वो सेलर को बता दे रहा है साफ साफ कि हमें गुड्स एक्सेप्ट है, तो मानने की कोई जरूरत ही नहीं, गुड्स एक्सेप्ट हो चुके हैं, माना थोड़ी ना जाएगा। फिर मानने की जरूरत क्या है, फिर तो गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं ना। मेरी बात समझ में आ रही, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर बायर गुड्स को रिटेन करता है बियॉन्ड रीजनेबल टाइम और बता भी नहीं रहा है कुछ, तो इसका मतलब वहां पर हम ये मान करके चलेंगे कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो देखो बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसकी वजह से दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से, कोई क्वेश्चन में डीम्ड वर्ड यूज किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन विल बी सी, रिटेन गुड्स बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, है ना। डन है, आगे देखते हैं। सेलर इज सेट टू बी अनपेड, तो सेलर को बेटा अनपेड कब माना जाएगा? प्राइस इज पार्टली पेड, ठीक है, यानी कि पार्ट पेमेंट डन हो गई, यानी कि पार्ट पेमेंट अभी बची हुई है। प्राइस इज होली अनपेड, ठीक है। चेक इज डिसऑनर्ड, ठीक है, तीनों ही होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है डी, बोथ बी एंड सी। तो बेटा अनपेड सेलर वो होता है जिसको अपने गुड्स की पूरी पेमेंट ना मिली हो, ठीक है, जिसको यानी कि पार्ट पेमेंट मिली हो। वो होता है जिसको पूरी पेमेंट ना मिली हो। वो भी होता है जिसको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला हो और वो डिसऑनर हो गया हो। तो यहां पर वैसे अगर देखो तो तीनों ही ऑप्शन होने चाहिए, है ना। लेकिन और यहां पर अगर ऑप्शन होता ऑल ऑफ द अबव, तो बेटा फिर वही होता ऑल ऑफ द अबव। लेकिन हमें चूंकि हमेशा बेस्ट लेना है, जो भी बेस्ट ऑप्शंस हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले में बताया, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। वहां पर भी अगर जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें भी अगर मान लीजिए कि ऑप्शन बी और सी दिया होता तो वही ऑप्शन बेस्ट होता, क्योंकि बी भी है सी भी है। तो ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होता तो ये सुपर बेस्ट होता, क्योंकि वैसे तो तीनों ही सिचुएशन होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट है बोथ बी एंड सी, बी और सी ये दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा इसके हिसाब से तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ऑल ऑफ द अबव है तो फिर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव ही होता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? डन है। हमें वन ऑफ द बेस्ट आंसर देखना होता है, ठीक है। देखते हैं एक बार आगे। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? अनपेड सेलर के पास में दो तरीके के राइट्स होते हैं, एक राइट अगेंस्ट गुड्स और एक राइट अगेंस्ट बायर। दो तरीके के राइट्स होते हैं। अगेंस्ट द गुड्स कौन कौन से राइट्स होते हैं? एक तो होता है राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल द गुड्स, गुड्स को रीसेल भी कर सकता है। तो सबसे पहले राइट ऑफ लीन आता है। तो राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? गुड्स को अपने पास रिटेन करना जब तक फाइनल पेमेंट नहीं मिल जाती। तो देखते हैं ऑप्शन, राइट टू सेल द गुड्स, इसको तो राइट टू रीसेल बोलेंगे, राइट टू रिटेन पोजीशन टिल पेमेंट, राइट टू सू द बायर, राइट टू रीसेल। तो बेटा ऑप्शन विल बी बी, गुड्स को अपने पोजीशन में रखना जब तक पेमेंट नहीं हो जाती है। लीन का मतलब ही होता है राइट टू रिटेन। इन एन ऑक्शन सेल, सेल इज कंप्लीट। तो सेक्शन 64 बताता है आपको ऑक्शन सेल के बारे में। तो ऑक्शन सेल में सेल कब कंप्लीट होती है बेटा? जब फॉल ऑफ हैमर, जब फॉल ऑफ हैमर होता है तब होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। गुड्स आर डिस्प्लेड, हाईएस्ट बिड इज मेड, नहीं बिड मेड हो रही तो केवल ऑफर माना जाएगा। हैमर फॉल्स, प्राइस इज पेड, तो ऑप्शन विल बी सी, फॉल ऑफ हैमर। आगे देखते हैं। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये सबको पता होगा, बहुत आसान है, फ्री ऑन बोर्ड। ऑप्शन विल बी ए। CIF कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ऑप्शन देखते हैं, पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेट, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फ्रेट है ना। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा गुड्स पेरिश हो रहे हैं, कब पेरिश हो रहे हैं? बिफोर, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही अगर गुड्स पेरिश हो रहे हैं
तो फिर क्या होगा बेटा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा या इलीगल होगा? ऑप्शन विल बी वॉइड ए। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही गुड्स जो है वो पेरिश हो जाते हैं तो फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। गुड्स पेरिशिंग, अच्छा यहां पर भी गुड्स पेरिश हो रहे हैं 34 में, गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। तो यहां पर एग्रीमेंट टू सेल से के बाद में, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल के बाद में गुड्स पेरिश हो रहे हैं और बिफोर सेल रेंडर्स, है ना, सेल से पहले और एग्रीमेंट टू सेल के बाद में हो रहे हैं। तो फिर एग्रीमेंट क्या होगा बेटा, यहां पर भी ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन विल बी वॉइड। ठीक है, देख लेते हैं, यहां पर एग्रीमेंट वॉइड हो रहा है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा था, दोनों में फर्क समझ में आया? यहां पर एग्रीमेंट वॉइड हो रहा है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा था, राइट। अर्नेस्ट मनी का मतलब क्या होता है? एडवांस पेमेंट होता है, सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस होता है, प्राइस ऑफ गुड्स होता है या कॉम्पनसेशन होता है। तो बेटा अर्नेस्ट मनी हमेशा सिक्योरिटी के तौर पे दी जाती है। तो सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस, जैसे जब हम लोग कोई घर, कोई शॉप रेंट पर लेते हैं तो जो लैंडलॉर्ड होता है वो सिक्योरिटी अमाउंट मांगता है ना, तो उसी को ही बोला जाता है अर्नेस्ट मनी। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल डिफर मेनली इन, तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस तो बेटा मेरे ख्याल से ओनरशिप का ही होता है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, गुड्स का होता है, प्राइस का होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का होता है, डिलीवरी का होता है। तो ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन है सी। आगे देखते हैं, स्पेसिफिक गुड्स आर गुड्स विच आर, तो बेटा स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन, ठीक है। जेनरिक, फ्यूचर, कॉन्टिजेंट तो नहीं बेटा, यहाँ पर ऑप्शन होगा ए। स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं? जिसके लिए दोनों पार्टी तैयार हो, जिसको आइडेंटिफाई किया जा चुका हो, ठीक है। 38 असर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? तो पहले गुड्स अनअसर्टेन होते हैं, जो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक, एक असर्टेन और एक अनअसर्टेन। तो पहले अनअसर्टेन होता है जहां पर चीजें बल्क में हो, जब उसमें से चीजों को अप्रोप्रिएट कर लिया जाता है तो उसको बोला जाता है असर्टेन हो गए। तो यहाँ पर असर्टेन गुड्स पूछा जा रहा है, तो देखिए नॉट आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, जेनरिक गुड्स, कॉन्टीजेंट गुड्स। तो ऑप्शन विल बी बी, ठीक है, जिनको बाद में आइडेंटिफाइड किया गया। सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ कंसीडरेशन, तो सेल ऑफ गुड्स में कौन सी कंसीडरेशन है? ये मैंने आपको अभी बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो है समथिंग इन रिटर्न, लेकिन यहां पर हमेशा बात होगी पैसों की, मनी की। तो देखो मनी ओनली, गुड्स ओनली, सर्विस ओनली, मनी और गुड्स। मनी और गुड्स हो सकते हैं क्या? मनी या गुड्स, ठीक है। अगर यहाँ पर और की जगह पर एंड हो जाता है ना, तो पार्टली बार्टर सिस्टम अगर होता है तो वो भी सेल में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मनी और गुड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन विल बी ए, मनी ओनली, केवल और केवल पैसा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाइज टू मूवेबल, इमूवेबल, ये सबको पता है, मूवेबल गुड्स। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिफर्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट मेनली बिकॉज सेल इन्वॉल्व्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट क्या होता है? जिसमें केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है? यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना। तो दोनों में मेन फर्क बेटा क्या है? दोनों में मेन फर्क क्या है? डिलीवरी का है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन का है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का है या यूज ऑफ गुड्स का है। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ओनरशिप का है। बेलमेंट में कुछ समय के लिए पोजीशन जाता है और यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है ना। इन अ हायर परचेज एग्रीमेंट ओनरशिप ऑफ गुड्स पासेस टू द हायरर। तो हायर परचेज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जिसमें बायर के पास में एक ऑप्शन होता है, बायर के पास में ऑप्शन होता है कि वो फाइनल पेमेंट करके ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकता है। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ऑन डिलीवरी, ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन साइनिंग एग्रीमेंट। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन विल बी सी, लास्ट इंस्टॉलमेंट। आगे देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स डिफर्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्क एंड लेबर। वर्क एंड लेबर में यानी हम सामने वाले की सर्विसेज ले रहे हैं, सामने वाले की स्किल का बेनिफिट ले रहे हैं, जिसके लिए उसको हम लेबर चार्जेस दे रहे हैं, उसकी मेहनत का पैसा दे रहे हैं।
तो देखते हैं सेल ऑफ गुड्स डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर बिकॉज इन सेल कंसिडरेशन इज मनी, मेन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स, डिलीवरी इज एसेंशियल, रिस्क पासिस इमीडिएटली। तो बेटा सेल ऑफ गुड्स में और वर्क एंड लेबर में मेन फर्क यहाँ पर भी होता है, मेन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स। हाँ बिल्कुल, मेन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इसी का ही फर्क होता है। क्योंकि जो वर्क एंड लेबर होता है ना, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही होती है, हमारे ही गुड्स से हमको मॉडिफाई करके मिल जाएंगे, ठीक है। जबकि सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। आगे देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बिकम अ सेल व्हेन गुड्स आर, तो अनअसर्टेन गुड्स हैं अगर, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बिकम अ सेल ऑफ व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, डिलीवर्ड, असर्टेन एंड एप्रोप्रिएटेड, पेड फॉर। अभी मैंने आपको बताया अनअसर्टेन गुड्स में जब गुड्स को आइडेंटिफाइड कर लिया जाता है, अप्रोप्रिएट कर लिया जाता है, तब वो असर्टेन गुड्स में होते हैं, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन विल बी सी, असर्टेन एंड एप्रोप्रिएटेड, है ना। आगे देखते हैं, अ प्रपोर्शन ऑफ गुड्स appropriation of goods requires delivery to buyer, mutual assent of parties, payment of price, passing of risk। तो बेटा appropriation of गुड्स को appropriate करना, अनसर्टेन गुड्स है उसमें से गुड्स को appropriate करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। ये चीज बायर कर सकता है सेलर की कंसेंट से, सेलर कर सकता है बायर की कंसेंट से, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है ना। तो ऑप्शन विल बी बी, म्यूचुअल कंसेंट होनी जरूरी है। आगे देखते हैं, फ्यूचर गुड्स कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ, तो फ्यूचर गुड्स बेटा किसका सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं, सेल का, एग्रीमेंट टू सेल का, बेलमेंट का, ऑप्शन सेल का। तो बेटा ऑप्शन विल बी बी, सबको पता है एग्रीमेंट टू सेल। 47 वेयर प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय अ थर्ड पार्टी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गुड्स का प्राइस कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि थर्ड पार्टी फिक्स करेगी, जो कि फेल हो गई, जिसने थर्ड पार्टी ने यानी कि वैल्यूअर ने उसकी वैल्यू नहीं निकाली, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, क्या बताया था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। देखो, इज वॉइड, बिकम्स इलीगल, रिमेन्स इनफोर्सेबल, वॉइडेबल, वॉइड होगा। डन है। आगे देखते हैं, व्हेन प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड, अगर प्राइस को कैलकुलेट ही नहीं किया गया तो बायर पैसा देगा, कैसे देगा, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, रीजनेबल प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सेलर्स कोटेड प्राइस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमेशा रीजनेबल वर्ड की बात करी, तो जो भी रीजनेबल प्राइस है वो पे करेगी। आगे देखते हैं, अ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज वारंटी, तो कंडीशन कब वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो, सेलर इंसिस्ट, बायर वेव्स द कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन, गुड्स आर डिफेक्टिव। तो ऑप्शन विल बी बी, जहां पर बायर खुद ही अपने इस अधिकार को, खुद ही अपने राइट को वेव कर देता है, जो कंडीशन वाला राइट होता है, राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, उसको बायर खुद ही अगर वेव कर रहा है, खुद ही अगर गिव अप कर दे रहा है, तो वहां पर कंडीशन को फिर वारंटी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, फिर आप केवल कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हैं ना। ब्रीच ऑफ कंडीशन एंटाइटल्स बायर टू, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन एंटाइटल्स बायर टू, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में बायर क्या कर सकता है, गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट द गुड्स ओनली, क्लेम डैमेजेस ओनली, रिजेक्ट गुड्स और ट्रीट ब्रीच एज वारंटी। अच्छा, कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी, ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में बेटा देखो, तो यहां पर भी ऑप्शन ए हो सकता है, रिजेक्ट गुड्स, और ये भी सही लग रहा है, रिजेक्ट गुड्स और ट्रीट ब्रीच एज अ वारंटी, लेकिन यहां पर ओनली लिखा हुआ है केवल, और यहां पर ऑल लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी कर सकता है ना, और यहाँ पर केवल गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, बेस्ट ऑप्शन बेटा है सी, गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है और गुड्स और ब्रीच को वारंटी की तरह से ट्रीट भी कर सकता है। तो चलो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने सक्सेसफुली 50 क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज किए, और ये 50 क्वेश्चन में सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम लोगों के कवर हो जाते हैं, जिसको मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक आपको रिकॉल हो गए होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन।
तो हालांकि अभी इसके केवल 50 क्वेश्चन हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।